हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव कहने आप लोगों से कि गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर आ गया हूं आप लोगों के बीच में। आप सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो लेकर, जिस शो का आपको इंतजार रहता है सुबह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए। शुरुआत करते हैं आज की खबर की। लोकसभा स्पीकर आज़ादी के बाद से अब तक कौन और कैसे चुने गए, और ये सारी की सारी खबरें हम लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब सबकी नजर लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर टिकी है। बुधवार को होने वाले इस चुनाव में सत्ता पक्ष के उम्मीदवार ओम बिरला लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने की राह पर हैं, जबकि विपक्ष की ओर से कांग्रेस के सुरेश मैदान में हैं। आमतौर पर स्पीकर सत्तारूढ़ दल का ही होता है और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर विपक्ष का। इस बार भी स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हो सकता था, लेकिन सत्ता पक्ष ने विपक्ष की ये मांग ठुकरा दी थी कि परंपरा के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद उसे दिया जाए। संख्या बल के लिहाज से नवनिर्वाचित लोकसभा में चूंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत है, इसलिए उनके उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित दिख रही है। परंपरा के मुताबिक पहली लोकसभा यानी 1952 से लेकर 1991 में 10वीं लोकसभा तक तो सत्तारूढ़ दल का सदस्य ही इस पद के लिए निर्वाचित होता रहा है, लेकिन हाल के दशकों में जब से गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, ये परंपरा टूटी और कई मौके ऐसे आए जब इस पद पर सत्तारूढ़ दल के बजाय उनके सहयोगी अथवा उनकी सरकार को बाहर से समर्थन देने वाले दल के सदस्य को इस पद के लिए चुना गया। लोकसभा अध्यक्ष चाहे जिस भी दल का सदस्य चुना जाए, लेकिन माना जाता है कि चुने जाने के बाद उसकी दलीय संबद्धता औपचारिक तौर पर खत्म हो जाती है और वो दलीय गतिविधियों से अपने को दूर कर लेता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वो दलीय हितों और भावनाओं से ऊपर उठकर सदन की कार्रवाई का संचालन करते हुए विपक्षी सदस्यों के अधिकारों का भी पूरा संरक्षण करेगा। कब कब हुए स्पीकर पद के लिए चुनाव। इसी मान्यता के चलते आदर्श स्थिति ये मानी गई कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से होना चाहिए, लेकिन 1952 में गठित पहली लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव की स्थिति आ गई। कांग्रेस के गणेश वासुदेव मावलंकर के सामने शंकर शांताराम मोरे ने चुनाव लड़ा। मोरे पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता थे, लेकिन उन्हें सभी वामपंथी दलों का साथ मिला। मावलंकर को 394 वोट मिले, जबकि 55 सांसदों ने मोरे को वोट दिया था। 1956 में उनके आकस्मिक निधन के बाद बचे कार्यकाल के लिए उनकी जगह पर कांग्रेस के ही अनंत शयनम अयंगार का चुनाव भी निर्विरोध हुआ था। इससे पहले तक अयंगार लोकसभा उपाध्यक्ष थे। 1957 में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष भी अयंगार ही चुने गए। इस बार भी उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था। 1962 में तीसरी बार लोकसभा में सरदार हुकुम सिंह और चौथी लोकसभा में नीलम संजीव रेड्डी भी स्पीकर पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इन सभी लोकसभा अध्यक्षों का सदन की कार्रवाई के दौरान सरकार की ओर झुकाव होते हुए भी उनकी भूमिका को कमोबेश निर्विवादित ही माना गया। हालांकि तीसरी लोकसभा तक तो संख्या बल के मामले में विपक्ष की स्थिति सत्ता पक्ष के मुकाबले बेहद कमजोर थी, लेकिन कम संख्या में होते हुए भी विपक्ष में प्रतिभाओं का अभाव नहीं था। उस दौर में A.K. गोपालन, श्रीपाद अमृत डांगे, प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधु लिमे, किशन पटनायक, महावीर त्यागी, अटल बिहारी वाजपेयी, नाथ पई, मीनू बसानी, हरि विष्णु कामत जैसे नेता विपक्ष में थे, जिनका अध्ययन के साथ ही सड़क यानी जनता से भी गहरा नाता था। ये सभी दिग्गज पूरी तैयारी के साथ मैदान में आते थे, सदन में आते थे, इसलिए स्पीकर भी ना तो एक सीमा से अधिक सत्ता पक्ष का बचाव कर पाते थे और न ही सदन की कार्रवाई के नियमों की व्याख्या कर विपक्षी सदस्यों को मुद्दा उठाने से रोक पाते थे। विपक्षी सदस्य भी नियमों को लेकर इतने सचेत रहते कि कई मौक़ों पर वे स्पीकर की व्यवस्था को भी चुनौती दे देते थे और स्पीकर को भी मजबूर होकर उनकी दलील स्वीकार करनी पड़ती थी। इस सिलसिले में तीसरी लोकसभा का एक वाकया बेहद दिलचस्प है। छत्तीसगढ़ में बस्तर की आदिवासी रियासत के पूर्व महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव आदिवासियों के बीच खासा लोकप्रिय थे। 1966 में आदिवासियों के एक आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पुलिस द्वारा की गई गोलाबारी में उनकी मौत हो गई थी। इस मामले को डॉक्टर लोहिया ने लोकसभा में उठाया। तत्कालीन स्पीकर सरदार हुकुम सिंह ने कहा कि यह मामला कानून व्यवस्था से संबंधित है और राज्य सरकार के तहत आता है, इसलिए इसे यहाँ नहीं उठाया जा सकता। अध्यक्ष की इस व्यवस्था पर मधु लिमे ने कहा था कि कानून व्यवस्था का मामला जरूर राज्य के अंतर्गत आता है, लेकिन आदिवासी कल्याण का मामला केंद्र सरकार से संबंधित है। बस्तर में आदिवासियों पर जुल्म हुआ है, आंदोलन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के उनके मौलिक अधिकार कानून हुआ है, इसलिए ये मामला यहाँ उठाया जा सकता है। लिमे की दलील का विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी समर्थन किया। अंततः अध्यक्ष को अपनी व्यवस्था वापस लेते हुए भंजदेव की हत्या से संबंधित मामले पर बहस की अनुमति देनी पड़ी। 30 साल तक पद पर बने रहने वाले स्पीकर चौथी लोकसभा यानी कि 1967 में कांग्रेस के नीलम संजीव रेड्डी स्पीकर चुने गए। उस लोकसभा में संख्या बल के लिहाज से भी विपक्ष भी काफी मजबूत स्थिति में था और इसलिए चुनाव हुआ।
कांग्रेस के नीलम संजीव रेड्डी के सामने निर्दलीय टी विश्वनाथम थे, लेकिन उन्हें विपक्ष के सभी दलों का समर्थन हासिल था। रेड्डी को 278 मत मिले, जबकि विश्वनाथम को 207 मतों के लिहाज से सबसे करीबी चुनाव रहा। वे महज 2 साल ही इस पद पर रहे, क्योंकि 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित होने पर उन्होंने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया था। इस पद पर उनका कार्यकाल कमोबेश निर्विवाद ही रहा। उनकी जगह कांग्रेस के ही गुरदयाल सिंह ढिल्लों स्पीकर चुने गए। वे चौथी लोकसभा के शेष कार्यकाल तक अध्यक्ष रहे और उसके बाद 5वीं लोकसभा में भी स्पीकर चुने गए। 5वीं लोकसभा में इस पद पर रहे और दिसंबर 1975 में इस्तीफा देकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। उनके स्थान पर बलिराम भगत स्पीकर निर्वाचित हुए और 6ठी लोकसभा का गठन होने तक इस पद पर रहे। बलिराम भगत के सामने विपक्ष ने जनसंघ के जगन्नाथ राव जोशी को खड़ा किया। भगत को 344 वोट मिले, जबकि जोशी को 58। इसके बाद 1977 में 6ठी लोकसभा अस्तित्व में आई। इस लोकसभा का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। पहली बार कांग्रेस विपक्ष में थी और 5 दलों के विलय से बनी जनता पार्टी सत्ता में। शुरुआत में जनता पार्टी की ओर नीलम संजीव रेड्डी का नाम स्पीकर के लिए प्रस्तावित हुआ और वो निर्विरोध चुन लिए गए, लेकिन इस बार वे महज 4 महीने ही इस पद पर रहे। जुलाई 1977 में वे राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए और उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे के.एस. हेगड़े लोकसभा स्पीकर चुने गए। हेगड़े का कार्यकाल चुनौती भरा रहा, लेकिन उनकी भूमिका निर्विवाद रही। चूंकि 6ठी लोकसभा अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किए बगैर ही भंग हो गई थी, लिहाजा 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए और 7वीं लोकसभा अस्तित्व में आई। इस लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़ चुने गए। वे पूरे कार्यकाल तक इस पद पर रहे और 8वीं लोकसभा में भी उन्होंने यही दायित्व संभाला। इस तरह वे लगातार 10 वर्षों तक इस पद पर बने रहने वाले पहले स्पीकर हुए। 1989 में 9वीं लोकसभा अस्तित्व में आई। इसी लोकसभा से देश में गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ और केंद्र में पहली बार गठबंधन सरकार बनी थी। समाजवादी नेता रवि राय सत्तारूढ़ जनता दल की ओर से निर्विरोध स्पीकर चुने गए। उनका कार्यकाल छोटा और चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन कोई विवाद उनके साथ नत्थी नहीं हो सका। 1991 में देश ने फिर से मध्यावधि चुनाव का सामना किया और 10वीं लोकसभा वजूद में आई। इस लोकसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से शिवराज पाटिल स्पीकर चुने गए। उनका भी चुनाव निर्विरोध हुआ, लेकिन इस पद पर उनकी भूमिका औसत दर्जे की ही मानी गई। 1996 में 11वीं बार लोकसभा का चुनाव हुआ। केंद्र में फिर गठबंधन सरकार बनी। इस सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। इस लोकसभा में स्पीकर के निर्वाचन में एक नया प्रयोग हुआ। सत्तारूढ़ दल या गठबंधन ने यह पद अपने पास न रखते हुए सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस को दिया। कांग्रेस की ओर से पूर्वोत्तर के आदिवासी नेता पीएम संगमा 11वीं लोकसभा के स्पीकर निर्वाचित हुए। हालांकि वे महज 2 वर्ष ही इस पद पर रहे और लोकसभा भंग हो गई, लेकिन वे पहले ऐसे स्पीकर रहे जिनसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कभी कोई शिकायत नहीं रही। उन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक सदन की कार्यवाही का संचालन किया और एक तटस्थ अध्यक्ष के रूप में अपनी छाप छोड़ी। संगमा की एक विशेषता यह भी रही कि हिंदी भाषी न होते हुए भी सदन की कार्यवाही का संचालन करते वक्त उन्होंने ज्यादातर समय हिंदी में ही बात किया। उनके मुंह से हिंदी सुनना सदस्यों और सदन की कार्यवाही देखने वाले अन्य लोगों को भी बड़ा रुचिकर लगता था। 1998 में हुए मध्यावधि चुनाव से 12वीं लोकसभा अस्तित्व में आई। केंद्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी। इस सरकार ने भी पिछली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा की गई परंपरा को जारी रखते हुए स्पीकर का पद अपने पास नहीं रखते हुए अपनी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही दल तेलुगु देशम पार्टी को दिया। जी.एम. बालयोगी निर्विरोध सरकार स्पीकर चुने गए थे और उनके रूप में देश की सबसे बड़ी पंचायत को पहली बार दलित समुदाय का अध्यक्ष मिला था। 12वीं लोकसभा का कार्यकाल भी महज 1 साल ही रहा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर महज 1 वोट से गिर गई थी। स्पीकर बालयोगी चाहते तो उस समय कांग्रेस के सदस्य गिरिधर गोमांग, जो कि उस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, को मतदान में शामिल होने से रोककर यह स्पीकर के रूप में अपने निर्णायक वोट का इस्तेमाल कर सरकार को गिरने से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और स्पीकर के रूप में नैतिकता और निष्पक्षता का एक नया मानदंड स्थापित किया। असमय सरकार गिरने की वजह से देश को 1999 में फिर से मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा। 13वीं लोकसभा अस्तित्व में आई। वाजपेयी की अगुवाई में फिर गठबंधन सरकार बनी और बालयोगी ही लोकसभा स्पीकर चुने गए, लेकिन इस बार भी वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और मार्च 2002 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके स्थान पर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना के मनोहर जोशी लोकसभा स्पीकर चुने गए। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष की उनकी भूमिका को लेकर कई तरह की आशंका जताई गई थी, लेकिन उन्होंने पीएम संगमा और जी.एम.सी. बालयोगी की परंपरा का निर्वाह करते हुए बेहद कुशलता और तटस्थता के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया और सारी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया। जो कांग्रेस ने लेफ्ट को दिया स्पीकर पद, 13वीं लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए
चुनाव हुए। इस लोकसभा में भी स्पीकर को लेकर पुराने प्रयोग का दोहराव जारी रखा, यानी सत्तारूढ़ कांग्रेस ने स्पीकर का पद अपने पास न रखते हुए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को दिया। सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष बने। देश के संसदीय इतिहास में पहला अवसर था जब कोई खांटी वामपंथी नेता इस पद पर बैठा। लंबा संसदीय अनुभव रखने वाले चटर्जी का राजनीतिक कद चूंकि काफी ऊंचा था, लिहाजा कई बार हंगामे को नियंत्रित करने के लिए वे हेडमास्टर जैसी भूमिका में भी आ जाते थे। सोमनाथ चटर्जी पूरे 5 साल तक स्पीकर रहे। 2009 में 15वीं लोकसभा का गठन हुआ तो सत्तारूढ़ गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस ने इस बार यह पद अपने पास ही रखा और मीरा कुमार के रूप में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष सबको मिली थी। उनका कार्यकाल भी बेहद चुनौती भरा रहा है। लोकसभा का कोई सत्र ऐसा नहीं रहा जब विपक्ष ने हंगामा और वॉकआउट ना किया हो। इसके बावजूद मृदुभाषी मीरा कुमार पूरे संयम के साथ अपना दायित्व निभाती रही। हालांकि विपक्ष ने पक्षपात के आरोपों से उन्हें भी बरी नहीं किया। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। आप लोगों के पास CPR में बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी पर। थैंक यू।